दोस्तों नमस्कार। जब कोई राजनीतिक सत्ता इस देश की संपत्ति किसी एक कॉरपोरेट के हाथों में सौंप दे और उसके बाद उस राजनीतिक सत्ता की कुर्सी डांवाडोल हो जाए, तब क्या होगा? उस कॉरपोरेट का क्या होगा? यह सवाल आज सबसे बड़ा है। यह इस मायने में बड़ा है कि अगर मोदी सत्ता डोल गई और गद्दी छिन गई तो उसके बाद की राजनीतिक सत्ता क्या गौतम अडानी को अडानी बने रहने देगी या नहीं देगी? क्योंकि लगातार जो सवाल इस देश में उठ रहे हैं और शेयर बाजार से होते हुए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बैंकों को प्रभावित कर रहे हैं, उसका राजनीतिक चेहरा आज पार्लियामेंट के भीतर नजर आया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सीधे तौर पर गौतम अडानी के नेटवर्थ का बढ़ना, अलग अलग क्षेत्रों में उनका कदम रखना और लगातार सफल होते चले जाना, ना सिर्फ देश के भीतर बल्कि विदेशों में भी जितनी कंपनियां खुली हैं, उन कंपनियों को तार सीधे सीधे देश की विदेश नीति तक से जोड़ दिया गया। तो ऐसे में मोदी सत्ता के डामाडोल होने का मतलब क्या अडानी का पतन है? और क्या भारत के अपने इतिहास में ऐसी परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं आई? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि गौतम अडानी दुनिया के सबसे रईस शख्सों में शुमार भर नहीं है। भारत के भीतर किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, अडानी ग्रुप की मौजूदगी वहां आपको खुले तौर पर नजर आएगी। वो चाहे खादान का मामला हो, चाहे सड़क बनाने का मामला हो, चाहे बिजली पैदा करने का मामला हो, चाहे हवाई अड्डों को देखने का मसला हो, चाहे इस देश के बंदरगाहों को बढ़ाने का मामला हो, चाहे एफसीआई गोडाउन की तर्ज पर अलग अलग जगहों पर गोडाउन बनाकर अनाज रखने की बात हो, यानी नीचे से ऊपर तक, जमीन से आसमान तक इस देश के भीतर कमोवेश हर क्षेत्र में अडानी ग्रुप है। और अगर राहुल गांधी इस तौर पर पार्लियामेंट के भीतर आज खुले तौर पर यह कह गए कि दरअसल अडानी ग्रुप का मतलब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना है, तो मतलब बहुत साफ है, जिस दिन इस देश की सत्ता पलटी उस दिन अडानी ग्रुप का होगा क्या? क्या उनकी तमाम कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा या फिर अडानी कंपनी के पास जो भी जमा पूंजी है वो सत्ता उस लिहाज से सरकारी खातों में डाल देगी? होगा क्या? क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है अडानी ग्रुप की। अगर उस फहरिस्त को आप शुरू में देख लीजिए तब इन बातों पर गौर कर पाएंगे कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर न सिर्फ इस बात का जिक्र किया कि सरकार मदद करती है, सरकार ने एक सिस्टम अडानी के लिए बना रखा है, बल्कि यह भी कहा कि दुनिया भर की यात्रा जब प्रधानमंत्री करते हैं तो साथ अडानी रहते हैं। और दुनिया के अलग अलग देशों से जो विदेश नीति काम करती है देश के बाजार व्यापार को लेकर, उसमें कोई दूसरे शख्स को कुछ नहीं मिलता सिवाय अडानी के। यानी जो भी कंपनियां दुनिया भर में चल रही है उसमें लाभालाभ की स्थिति अडानी ग्रुप की इसलिए है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि दरअसल सब कुछ उनके पास आ जाए। और फैक्टफुली उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, इजराइल में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ। तो आइए इस कच्चे चिट्ठे को पहले समझ लीजिए। बहुत जरूरी है कि अगर मोदी सत्ता जिस दिन भारत की राजनीति से गायब हुई उस दिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो क्या करेगी? अडानी ग्रुप की एक दो कंपनियां नहीं है, एक लंबी फहरिस्त है। अगर आप उसको जानना चाहते हैं, परखना चाहते हैं तो सोचिए, अडानी वन यह भी कंपनी है, अडानी फाउंडेशन यह भी कंपनी है, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी गैस, अडानी विल्मर, और तो और रोड सीमेंट के क्षेत्र में भी अडानी आ चुके हैं। वो एल्युमिनियम और कॉपर की रिफाइनरी भी इस देश में लगा चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करते हैं, लॉजिस्टिक का काम भी करते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े लॉजिस्टिक को भी वही संभालते हैं। और हर हिस्सा अगर उन्हीं के पास है, और जो डाटा पार्लियामेंट में रखा गया, यह कहकर रखा गया कि दरअसल एयरपोर्ट के क्षेत्र में देख लीजिए 6 एयरपोर्ट हैं और नवी मुंबई का 74% हिस्सा जो है उनके पास है, यानी कुल मिला के 30% जो एयरपोर्ट की रेवेन्यू होती है वह अडानीज के पास है। तो एक झटके में जरा कल्पना कीजिए कि मोदी सत्ता जिस दिन गायब होती है उस दिन अडानी ग्रुप का क्या होगा।
और हम शेयर बाजार में उलझे और इस देश के भीतर में खुले तौर पर पार्लियामेंट में यह भी जानकारी दी गई कि इससे पहले जो जीवीके ग्रुप था, जीवीके ग्रुप, यह एविएशन के क्षेत्र में था और उसके जरिए अडानी ग्रुप उसी के हिस्से के एविएशन पर भी कब्जा करने की दृष्टि से जब बढ़ा तो सरकार का सिस्टम सक्रिय हो गया। और सरकार के सिस्टम का मतलब है सीबीआई, ईडी और आईटी यानी सरकारी एजेंसियों ने घेराबंदी शुरू की और एक के बाद एक इस देश के भीतर में, चाहे वो जीवीके हो, चाहे जीएमआर हो या फिर इस देश में दूसरे तमाम क्षेत्रों में जो भी कंपनियां काम कर रही थी, और अगर उस क्षेत्र में अडानी आए हैं तो फिर कोई दूसरी कंपनी टिक नहीं सकती है। तो क्या वाकई मौजूदा राजनीतिक सत्ता की पहचान या प्रधानमंत्री मोदी की पहचान, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में किया, सीधे सीधे अडानी से जुड़ता है? हमें लगता है आज चंद बातों को तथ्यपूर्वक जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आप पेटी बांध लीजिए, यह जहाज उड़ान पर आ चुका है। पेटी बांधिए या ना बांधिए, लेकिन जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त अडानी का एक इंटरव्यू आया जब वो प्रधानमंत्री बनने की दृष्टि से आगे बढ़ रहे थे। उस वक्त कहा गया कि वह किस रूप में अंबानी से हटकर अडानी ग्रुप गुजरात के भीतर सबसे बड़ा कैसे बन रहा है। हम आपको पहले देशों की यात्रा का जिक्र कराते हैं। यह शुरुआती दौर की यात्राओं का जिक्र है। चाइना, जापान, सिंगापुर और रशिया, इन 4 देशों की यात्रा अडानी ने प्रधानमंत्री मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए यानी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन 4 देशों की यात्रा की। चाइना, जापान, सिंगापुर, रशिया, चारों देशों के साथ जो आर्थिक समन्वय है या बाजार और व्यापार की परिस्थिति है, उसमें अडानी की कंपनी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, परोक्ष या अप्रोक्ष तौर पर। 2015 में एक और रिपोर्ट निकल कर आई, यानी 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद यह जानकारी निकल कर आई कि जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, सिर्फ 1.5 बरस के भीतर इन 4 देशों की यात्रा प्रधानमंत्री के साथ गौतम अडानी जी ने की। और यही सवाल आज पार्लियामेंट में उभर रहा था कि अगर प्रधानमंत्री से इतनी निकटता है और देश की विदेश नीति भी प्रभावित हो जाती है एक व्यापारी के लिए, तो फिर इस देश की विदेश नीति दरअसल उस व्यापारी की नीति में तब्दील तो नहीं हो गई है। यूरोप के भीतर जिस वक्त अप्रैल 10 से अप्रैल 18, 2015 में फ्रांस, जर्मनी, कनाडा 3 जगहों पर प्रधानमंत्री की यात्रा थी, अडानी साथ थे। ऑस्ट्रेलिया 11 नवंबर से 19 नवंबर, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि फिजी और म्यांमार भी गए थे, अडानी मौजूद थे प्रधानमंत्री के साथ। अमेरिका में 26 सितंबर से 30 सितंबर 2014, ये उस पहले साल का जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद तो बहुत सारी यात्राएं हुई, हम सिर्फ शुरू का बतला रहे हैं। अमेरिका की यात्रा में भी उनकी मौजूदगी थी। और उसके बाद की परिस्थिति जापान के साथ 30 अगस्त से 3 सितंबर 2014, इस यात्रा में भी मौजूदगी थी। और आज एक तस्वीर उठाकर दिखाई गई। उस तस्वीर में अडानी बैठे हुए हैं जहाज के अंदर जो चार्टेड है, एक शख्स और बैठा हुआ है उनके बगल में, उसका नाम है विभव उपाध्याय, जिसके संबंध जापान के साथ बड़े नजदीक थे। और गुजरात के मुख्यमंत्री को जब अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया 2002 के दंगों के बाद, तो जापान की तरफ जो रास्ता खुला वह उस शख्स ने रास्ता बनाया था जो उस चार्टेड के भीतर प्रधानमंत्री के बगल में दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं और उनके ठीक सामने गौतम अडानी बैठे हुए हैं। यह तो हमने शुरुआत के 4 देशों की यात्राओं का सिर्फ जिक्र किया है। उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है और रिपोर्ट्स, अमेरिका की एक रिपोर्ट आई जिसमें इस बात का, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात की जानकारी दी कि अमेरिका के न्यूयॉर्क पैलेस होटल में जहां पर प्रधानमंत्री रुका करते थे, वहां अडानी की आवाजाही उनकी यात्रा के दौर में होटल में ऐसे होती थी जैसे कोई घर का बंदा वहां पर सफर कर रहा है। और ना सिर्फ वहां बल्कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जापान में भी यही स्थिति नजर कर आई। अब सवाल यह है कि वो कौन सी स्थिति है जिसमें प्रधानमंत्री अपने तौर पर अडानी के नजदीक और अडानी प्रधानमंत्री के नजदीक, और इस दौर में देश का समूचा सिस्टम अगर इस रूप में काम कर रहा कि एक व्यापारी
कि संपत्ति बढ़ती चली जाए, नेटवर्थ बढ़ता चला जाए, हर क्षेत्र में उसकी दखल बढ़ती जाए, तो एक सवाल आज तो करना ही होगा कि पार्लियामेंट के भीतर जब सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता इस बात का जिक्र करते हैं कि दरअसल यह सब कुछ कितना फेक और फ्रॉड है, तो क्या जिस दिन देश में सत्ता पलटेगी वह पूरे तरीके से उसे खत्म कर देंगे या फिर जब्त कर ली जाएगी संपत्ति? वो कौन सी परिस्थिति है, इस बात का जिक्र क्या करना चाहिए? क्योंकि इस देश के भीतर के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई शख्स अगर दर्जन भर कंपनियों के आसरे जुड़ा रहा है, और आज जिक्र जब इजराइल को लेकर भी हुआ तो हम लोग सिर्फ बात पोर्ट तक किया करते थे कि हाइफा पोर्ट कैसे अडानीज को गया, लेकिन डिफेंस के क्षेत्र में 90% ताल्लुकात अगर सीधे तौर पर अडानी ग्रुप के इजराइल के साथ हैं, तो यहां और भी बातों को समझने की जरूरत है कि दरअसल इस संबंध का मतलब क्या है। क्योंकि इजराइल की कंपनी है इजराइल वेपन इंडस्ट्री, उसके साथ संबंध बनाए गए और जिन क्षेत्रों में कदम रखा गया है उसमें अनमैन्ड एरियल सिस्टम जो यूएवी कहते हैं, स्मॉल आर्म एंड एम्युनिशन यानी लाइट मशीन गन, कार्बाइन, असॉल्ट राइफल, पिस्टल, सम मशीन गन, स्नीपर राइफल, ये सब अडानीज की कंपनी बनाएगी। काउंटर ड्रोन सिस्टम भी क्रिएट कर रही है, एयरक्राफ्ट सर्विस भी क्रिएट कर रही है, एरोस्पेस पार्क भी बना रही है और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स भी वो अपने तौर पर क्रिएट कर रही है। यानी कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। एक सवाल और आया कि जब एयरपोर्ट्स ले रहे थे तो क्या उस दौर में परिवर्तन किया गया इस नियम कायदे को लेकर कि क्या पहले जिसका उस क्षेत्र में अनुभव नहीं है? तो हम यहां पर पहले एक घटना का जिक्र कर दें। जिस वक्त कोयला घोटाला सामने आया था उस वक्त बीजेपी ने खुले तौर पर पार्लियामेंट और सड़क पर जो शोर मचाया था, यही कहा था कि जिन लोगों को माइनिंग के क्षेत्र में कोई भी अनुभव नहीं है उनको आप खादान बांट रहे हैं। बड़ा हंगामा मचा इस देश के भीतर में और उसके बाद सारी लिस्ट खारिज कर दी गई जब 2014 में मोदी सत्ता आ गई और उसके बाद नए सिरे से दोबारा अलॉटमेंट शुरू हुआ, एलोकेशंस शुरू हुए खादानों को लेकर, जो कुछ ऐसे लोगों को भी दिए गए जिनका उस वक्त और इस वक्त कोई योगदान माइन के क्षेत्र में नहीं था, अपने नाम से लेकर दूसरों को भी ट्रांसफर किया गया। लेकिन यहां बात यह नहीं है, यहां सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ऐसे नियम कायदे ही आप बना दीजिए कि उस नियम कायदे के बाद जब कोई पैसे वाला शख्स किसी क्षेत्र में कदम रख दे तो कोई उंगली नहीं उठाए। और हुआ यही है एयरपोर्ट को लेकर, क्योंकि हम जब लिस्ट देख रहे थे कि इससे पहले जो जीवीके का सवाल उठाया गया ये कहकर कि दरअसल इनके पास पहले अपने तौर पर एविएशन भी हुआ करता था, लेकिन उसके बाद उनके पास नहीं कोई बचा क्योंकि सीबीआई, ईडी, आईटी सक्रिय हो गई। तो मामला क्या है? और इस मामले के भीतर का अनूठा सच यह है कि जो एविएशन के क्षेत्र में पहली जीवीके कंपनी जो थी 2006 में जब प्राइवेटाइजेशन की दिशा में बढ़े थे तो उसमें था कि उस क्षेत्र में आप कुछ ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि पहली बार प्राइवेटाइजेशन हो रहा था। उससे पहले तो गवर्नमेंट एस्पेक्ट था और उन कंपनियों से तालमेल बैठाइए जिन कंपनियों को हवाई अड्डे को संभालने को लेकर कोई अनुभव हो। और वहीं से बेंगलोर मिला, वहीं से मुंबई मिला, वहीं से नवी मुंबई मिला और जीवीके के पास वो आया। लेकिन 2019 में जब अडानीज ने सोचा अब हम एयरपोर्ट के क्षेत्र में जाएंगे और उनको एक झटके में अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु मिल गया, तो उसके पीछे की कहानी यही बताई गई कि बिड किया गया था और यह बिड जीत गई, यानी अनुभव मायने यहां पर नहीं रह रहा था। और जीवीके के पास जो उसके अपने एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और एयरपोर्ट, यही 3 क्षेत्रों में वो काम करते थे। 2006 में मुंबई, 2010 में बेंगलोर और नवी मुंबई 2017 में उनके पास आया। लेकिन नई स्थिति में नियम कायदे बिड के अनुकूल बदल जाते हैं कि बिड करने वाला शख्स कौन है, तो एयरपोर्ट ये 6 एक लिहाज से चले गए। और भारत सरकार का झंडा और भारत सरकार का नारा, आत्मनिर्भरता का नारा और तिरंगा कमोवेश इस दौर में व्यापारियों के हिस्से में आकर खड़ा हो गया। उनकी साइट्स पर जाइएगा तो आपको तिरंगा भी दिखाई देगा और आपको आत्मनिर्भर भारत का नारा भी दिखाई देगा। अब यहां पर सवाल है कि जब अलग अलग देशों में प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे हैं और साथ में अगर अडानीज हैं,
तो और यह संदेश अगर खुले तौर पर पार्लियामेंट में राहुल गांधी कह रहे हैं, हमने तो जिक्र किया कि किस तरीके से बतौर मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी थे तब भी ले जाते थे अडानी को, तो अडानी की एंट्री गुजरात दंगों के बाद उस वाइब्रेंट गुजरात की सोच के साथ लेकर हुई थी, जहां पर इस बात का जिक्र था कि गुजरात दंगों का दाग जो लगा हुआ है वह धुलने के लिए अब डेवलपमेंट की दिशा में जाएं। यह ठीक वैसे ही है जैसे 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने एक बार भी हिंदुत्व का जिक्र नहीं किया, अयोध्या का जिक्र नहीं किया, उन्होंने डेवलपमेंट का जिक्र किया, सबका साथ सबके विकास का जिक्र किया। और ऐसे नारे भारत की राजनीति में किस भावुकता की दृष्टि से वोटरों को लुभाते हैं, और वही हुआ। तो ध्यान दीजिए कि हिंदुत्व का धागा भी छोड़ा, क्योंकि चुनावों के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी एक वक्त जब हिंदुत्व के नारे के आसरे 96 में आए थे, यानी अयोध्या में जो बाबरी कांड हो गया था उसके बाद की स्थिति को याद कीजिए, तो वो अपने बूते आ नहीं पाए थे और 13 दिन की सरकार गिर गई थी। तो जानते थे प्रधानमंत्री मोदी कि किस तरीके से किन मुद्दों को पीछे छोड़ना है। तो डेवलपमेंट का मुद्दा आया 2014 में, ठीक इसी तरीके से 2003 में जब 2002 में चुनाव जीत गए, बीजेपी वहां पर जीत गई और मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ली वहां पर। इससे पहले शपथ ली थी लेकिन तब दिल्ली से भेजे गए थे और उस वक्त वहां पर जो केशुभाई थे उनको दरकिनार किया गया था। लेकिन चुनाव जीतना और पूर्ण बहुमत के साथ जीतना और उसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ की ताकत, तो इसका मतलब है अब हम जो चाहते हैं सो करेंगे। और उसी के बाद अडानीज की ग्रोथ गुजरात में हुई और व्यापारियों को किस रूप में जोड़ा जाए, बिजनेस मॉडल कैसे डेवलप किया जाए, उस बिजनेस मॉडल में गुजरात के किन किन व्यापारियों को साथ लेकर आगे चलना है, उसकी एक बिसात वाइब्रेंट गुजरात के जरिए बननी शुरू होती है। लेकिन सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि किसी व्यापारी के लिए या बिजनेसमैन के लिए या किसी कॉरपोरेट के लिए स्टेट पॉलिसी नहीं बनाई जाती है। गुजरात के भीतर यह दोनों लाइन मिटती हुई नजर आई, एक लिहाज से ब्लर हो रहा था और यह स्थिति देश के भीतर आ जाएगी ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। यहां पर सबसे बड़ा सवाल उस ब्लैक मनी का है जिस ब्लैक मनी के खिलाफ 2013-14 में बीजेपी नारे लगा रही थी। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज राहुल गांधी ने हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आसरे उन शेल कंपनियों का जिक्र किया जो शेल कंपनियां मलेशिया से चल रही है और हवाला के जरिए या अलग माध्यमों से ब्लैक मनी भारत में ट्रांसफर करके अडानीज ग्रुप को लाभ पहुंचा रही है, जिसका जर्ग हिडेनबर्ग में है। लेकिन राहुल गांधी ने खुले तौर पर जब शेल कंपनियों का जिक्र किया तो हमारी टीम को भी लगा कि क्यों नहीं शेल कंपनियों को लेकर प्रधानमंत्री ने तो कई मौकों पर कहा है कि हम ब्लैक मनी बर्दाश्त नहीं करेंगे और शेल कंपनियों को रहने नहीं देंगे। तो फिर कौन सी स्थिति है कि इतनी शेल कंपनियों पर किसी की नजर क्यों नहीं गई? जब डाटा हमारी टीम ने उठाया और परखना शुरू किया तो पता चला सेबी ने पहली बार 2017 में 331 शेल कंपनियां जो लिस्टेड थी उनको साइडलाइन कर दिया और बताया कि ये गलत तरीके से कारोबार कर रहे हैं। तो क्या 2017 में नजर मलेशिया की तरफ नहीं गई? नहीं गई। उसके बाद आइए जो रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज है उन्होंने 2018 से सितंबर 2020 तक यानी तकरीबन 2.5 साल के बीच 3,82,000 कंपनियों पर पाबंदी लगाई कि उन्होंने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट बतलाती है कि जो शेल कंपनियां मॉरिशस के जरिए काम कर रही है उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। तो क्या भारत के भीतर में जो रेगुलेट करने वाली सेबी है या फिर जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज है उसका ध्यान नहीं गया? और ये 18 से 2020 में 3,82,000 कंपनियां आ गई। तो क्या यहां भी जो क्राइम कर रहा है उसमें चूजी हो गए हैं सरकार क्या, या सरकार की कंपनियां, या फिर सरकार के नजदीकी जो लोग हैं उन पर हाथ नहीं डालना है क्या? क्या ऐसी परिस्थिति डेवलप हो गई है? ये सारे सवाल आज पार्लियामेंट के भीतर से निकले हैं क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर जो बातें कही जाती हैं वो दस्तावेज के तौर पर मौजूद होती है। और विपक्ष जब इन सवालों को उठा रहा था कि आप जो कह रहे हैं हवा में कह रहे हैं, तो राहुल गांधी ने कहा सारे डॉक्यूमेंटेड चीजें आपको दे दी जाएंगी। अब सवाल यह है कि यह भारत की राजनीति में पार्लियामेंट में भाषणों के हिस्सा हो गया जो आने वाले वक्त में एक लाइब्रेरी की शक्ल में आपको पार्लियामेंट में हमेशा उपलब्ध होगा।
तो क्या भारत की राजनीति में इससे पहले किसी कॉरपोरेट को लेकर सत्ता और प्रधानमंत्री के साथ ऐसे गठजोड़ जोड़ के किसी ने कहा है? टाटा बिरला के दौर में चले जाइएगा तो आरोप लगते थे, सरकारों पर लगते थे, क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर लगते रहे, 2G में भी कुछ कंपनियों को लेकर लगे, लेकिन एक कॉरपोरेट की पूरी ग्रोथ और उस ग्रोथ के मद्देनजर सरकार की पॉलिसी उसी रूप में बनना, इससे पहले भारत के पार्लियामेंट के भीतर भी इस तरीके से किसी एक शख्स और किसी एक शख्स यानी गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी, इन दोनों को लेकर इससे पहले की परिस्थिति में आप नहीं देख पाएंगे। क्योंकि इस तरीके से किसी एक का ग्रोथ अगर सरकार की नीतियों के आसरे हो रहा है और कमोवेश हर क्षेत्र में हो रहा है, तो अगला बगला सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन कंपनियों का इस देश की सत्ता के पलटने के बाद होगा क्या। और जब इन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं तो उसमें आज कुछ बातें इस देश के जो पब्लिक सेक्टर है उसको लेकर भी है, क्योंकि खुले तौर पर आज LIC का नाम भी आया, SBI का नाम भी आया, दूसरे बैंकों का जिक्र भी हुआ और इस बात का भी जिक्र हुआ कि किस तरीके से कहां कहां कितना पैसा दिया गया। अब उसमें ऑस्ट्रेलिया में यात्रा करते वक्त प्रधानमंत्री के साथ गौतम अडानी ने जब वहां पर समझौता किया तो जानकारी निकल कर आई और जानकारी पार्लियामेंट में दी भी गई कि SBI ने $1 बिलियन का लोन दिया। $1 बिलियन उस समय था 62,000 करोड़ रुपया। उस समय इस देश में SBI की जो चेयरमैन हुआ करती थी वो अरुंधति भट्टाचार्य थी। अरुंधति भट्टाचार्य रिटायर होने के बाद रिलायंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त है। उस दौर में उनके रहते हुए अंबानीज या अडानीज को कितना लाभ पहुंचा, वो सारे कच्चे चिट्ठे SBI के फाइलों में मौजूद हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या एक नेक्सस के तौर पर इस देश में सत्ता अपने अनुकूल सिस्टम बनाती है और उस सिस्टम को इंप्लीमेंट कराने के लिए वह चूज करती है कि इस शख्स को यहां पर रखा जाए, ये ED के चेयरमैन होंगे, यह CBI के डायरेक्टर होंगे, यह IT देखेंगे, यह SBI देखेंगे, यह LIC देखेंगे, यह सेबी देखेंगे, यानी चंद प्लेयर्स के एस्पेक्ट में एक सर्किल बनता है और उसके मातहत काम करने वाले लोग उस सरकार के अनुकूल होकर काम करते हैं और अडानीज इस रूप में डेवलप होते हैं। तो आखिर के 3 सबसे बड़े सवाल, भारत की राजनीतिक सत्ता जो मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में है, उन पर सीधा आरोप लगा है। क्या कल जब वो जवाब देने आएंगे तो इसका जवाब देंगे या इस पर चुप्पी थाम लेंगे? अनुभव कहता है उस दिशा में वह एक भी बात नहीं कहेंगे, ये एक हमारा अनुभव कहता है। लेकिन फिर भी अगर जवाब देते हैं तो उसका इंतजार पूरे देश को करना होगा, क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। दूसरी बड़ी बात, जब पार्लियामेंट में खड़े होकर विपक्ष दल का नेता और गांधी परिवार का शख्स इस बात का जिक्र करता है कि किस तरीके से CBI ED लगाई जाती है, जबकि राहुल गांधी से 5 दिन तक लगातार ED पूछताछ कर चुकी है, 50 घंटे तक, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, तो ध्यान दीजिए कि इस देश के भीतर में जो एजेंसीज हैं, जो स्वायत्त एजेंसी के तौर पर जिनकी पहचान है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में वर्क करते हैं, वह भी अगर सत्ता के अनुकूल है तो जिस दिन सत्ता पलटी उस दिन देश के भीतर में इस देश के पब्लिक सेक्टर और प्रीमियर जांच एजेंसी तक को एक हड़कंप मच जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई के तौर पर राजनीतिक सत्ता उस वक्त क्या करेगी, यह भी सिर्फ सोचा जा सकता है। और तीसरा सवाल सबसे बड़ा है कि अडानी ग्रुप इस दौर में जब लगातार पंख पसार ही रहा है और उसका विस्तार ही हो रहा है और आज शेयर बाजार में उसकी स्थिति कॉम्पिटिटिवली पुराने दिनों से बेहतर रही, तो क्या इसको दोबारा जागृत करना और तमाम दौर के बावजूद भी जब सत्ता पलटेगी तो क्या होगा इस ग्रुप का, यह शायद इस देश के सामने एक सवालिया निशान है। लेकिन इन 3 सवालों से जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल, क्या इस दौर में भारत की राजनीति और एग्रेसिव हो जाएगी? एग्रेसिव होने का मतलब है वो नौकरशाह जो अलग अलग संस्थानों को संभाले हुए हैं, वो कॉरपोरेट जो सत्ता के करीब हैं, और इस दौर के भीतर में जो तमाम एजेंसीज हैं, वो सब एकजुट होकर बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये राजनीतिक सत्ता डामाडोल हो। और इन सब के बीच मीडिया की भूमिका भी
जिसने अपना बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट इस सरकार को लेकर कर दिया है, वह भी उग्र तरीके से अब पेश आएगा और जानकारी के तौर पर इस देश के सामने जो भी जाएगा वह मोदी सत्ता के अनुकूल शब्द ही होंगे क्या? गौर कीजिएगा, क्योंकि इंतजार कल प्रधानमंत्री मोदी जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे और समापन होगा पार्लियामेंट के भीतर भाषणों के सिलसिले का, उस पर गौर करने की जरूरत है। और इंतजार इस बात क्यों है कि एक बरस के भीतर ही इस देश में जनता को मौका मिलेगा, वो क्या चाहती है, किस दिशा में सोचती है। और जब राहुल गांधी कह रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो मिला उसने एक ही सवाल पूछा अडानी को लेकर, और अडानी और मोदी के संबंधों को लेकर, और अडानी के बढ़ते हुए नेटवर्थ को लेकर, और मोदी की विदेश नीति और आर्थिक नीति जो अडानीमय हो गई है उसको लेकर, तो इसके मतलब बहुत साफ है कि भारत की राजनीति में अडानी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। और 2024 का चुनाव अडानी के नाम को लेकर उस दिशा में जाएगा जहां पर इस देश की जनता को तय करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।